मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड यूट्यूब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा वीडियो सीपीसी को लेकर के है। जैसा कि आपको याद होगा कि सिविल जज की तैयारी कैसे करें, इसमें जो मेरा दूसरा भाग वीडियो था उसमें मैंने ये कहा था कि मैं सीपीसी की क्लास लूँगा और आपको काफ़ी हद तक जो है मदद करूँगा। और जो सीपीसी के संबंध में एक आम धारणा है कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, लोग आगे इससे घबराते हैं, इस तरह की भ्रांति को तोड़ूंगा। तो मैं अपनी क्लास शुरू करता हूँ। सिविल सीपीसी अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया विधि है। जैसा कि आपकी एविडेंस वगैरह प्रक्रिया विधि है, उसी तरह की ये भी प्रक्रिया विधि है जो सिविल न्यायालयों के कार्यों में लगभग लागू होती है, यद्यपि कुछ स्थानीय विधियों को छोड़ करके। अब मैं बताना चाहूँगा कि सीपीसी अपनी दो भागों में व्यक्त है। पहला तो आपका इसमें धाराएं दी गई हैं और दूसरा भाग जो कि आदेश से संबंधित है। तो सीपीसी में कुल 158 धाराएं हैं, ये एग्जाम में पूछा गया है, जबकि आदेश की संख्या जो है वो 51 है। अब यह प्रश्न उठता है कि इनको दो अलग अलग भागों में क्यों रखा गया है। तो इसका मूल कारण ये है कि जो धाराएं हैं उनमें संशोधन करने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है, जबकि आदेश और उसके अंतर्गत आने वाले नियमों में संशोधन जो है संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय कर सकता है। अब हम इसका धाराओं के बारे में हम शुरुआत करेंगे। तो धारा हम एक लेंगे। धारा एक में जो समानतः सभी अधिनियमों की धारा एक में कहा जाता है कि ये कब से लागू हुई है और इसका विस्तार कहाँ तक है। तो सीपीसी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई, याद रखिएगा। ज़्यादातर हम इसमें गलती कर देते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीपीसी कब लागू हुई, तो 1 जनवरी 1909। और इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत में है, लेकिन जम्मू कश्मीर और जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका विस्तार नहीं है। अब हम चलते हैं धारा 2 की तरफ। इससे निसंदेह रूप से लाके एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी तो 2 से 3 क्वेश्चन भी देखे गए हैं। ये मुख्य शब्दों को परिभाषित करती है कि यदि ऐसे शब्द उपयोग किए जाएं तो उनके भाव क्या होंगे। तो हम मुख्य शब्दों को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। पहला धारा 2(1), इसमें संहिता शब्द का अर्थ बतलाया गया है। तो इसमें कोई विशेष बात नहीं कही गई है। संहिता का मतलब है जो हमारी सीपीसी है उसमें जो धाराएं हैं, आदेश हैं, सभी संहिता के अंतर्गत आते हैं। धारा 2(2) ये आपका डिक्री से संबंधित है। डिक्री सिविल कार्रवाइयों का अंतिम चरण अपन इसको कह सकते हैं। जो सिविल न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर डिग्री बनती है। तो जब न्यायालय निर्णय देता है तो उसके आधार पर डिग्री बनाई जाती है और उसका निष्पादन कराया जाता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि डिग्री कैसे हो सकती है। तो डिग्री प्रारंभिक भी हो सकती है और डिग्री अंतिम भी हो सकती है, या डिग्री अंशतः प्रारंभिक हो सकती है, अंशतः अंतिम हो सकती है। इसमें 3-4 चीज़ों को बताया गया कि कौन से डिग्री हैं, कौन से डिग्री नहीं है। इनको आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। अब आइए डिक्रीदार ये परिभाषा धारा 2(3) में दी गई है। इसको आपको दिमाग में रखना है कि किस धारा में दी गई है। तो धारा 2(3) में दी गई है, ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में कोई निर्णय या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है डिक्रीदार कहलाता है। तो बड़ी सिंपल बात है कि मामले का ऐसा पक्षकार जिसके पक्ष में न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है या जिसके पक्ष में कोई न्यायालय ने आदेश पारित किया है जिसको न्यायालय द्वारा निष्पादन कराया जा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम डिक्रीदार कहेंगे। अब चौथी परिभाषा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है आपका विदेशी न्यायालय। ये धारा 2(5) में परिभाषित है। तो इसके बारे में ये बताया गया है कि ऐसा न्यायालय जो भारत के बाहर स्थित है, माने भारत के बाहर अंदर नहीं है, और
और केवल इतना नहीं कि भारत के बाहर स्थित है, भारत के बाहर स्थित है, यदि भारत सरकार द्वारा उसको संचालित किया जाता है तो भारतीय न्यायालय में जाएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि भारत के बाहर स्थित है और भारत सरकार द्वारा ना तो उसकी स्थापना की गई है और ना ही उसका जो है संचालन किया जा रहा है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। अगली परिभाषा हमारी है विदेशी निर्णय। इसमें सिंपल है, जिसको हम विदेशी न्यायालय कहते हैं, उनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उनको सीपीसी के अंतर्गत विदेशी निर्णय कहा गया है। अब हम आगे परिभाषा चलते हैं, वो है आपका निर्णय। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है और धारा 20(9) में दी गई है। इसको हम कोडिंग द्वारा भी देख सकते हैं। 9 यहाँ दी गई है, 20(9), तो ना से निर्णय, ना से 9, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब निर्णय क्या है, तो निर्णय न्यायालय द्वारा दिए गए वे आधार जिन पर डिग्री आधारित होती है उसे हम निर्णय कहते हैं। ये निर्णय पक्षकारों के अधिकारों को अंतिम रूप से निर्धारित कर देते हैं। निर्णय में जो न्यायालय निर्णय देता है तो उसमें निर्णय के क्या कारण है ये भी न्यायालय द्वारा बताए जाते हैं। अगली परिभाषा हमारी है आपका निर्णीत ऋणी। ये परिभाषा आपकी धारा 2(10) में दी गई है, ये आपको याद दिमाग में रखना है। यह डिग्रीधारी के ठीक विपरीत परिभाषा है। जो हमने डिग्रीधारी परिभाषा देखी थी आपकी धारा किसमें थी, धारा 2(3) में थी। ये ठीक अगर उस परिभाषा को अपन पलट देंगे तो निर्णीत ऋणी की परिभाषा निकल आएगी। माने इसको कह सकते हैं अपन दूसरे शब्दों में कि ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध न्यायालय ने कोई डिग्री पारित की है या निष्पादन योग्य कोई आदेश दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को अपन क्या कहेंगे, निर्णीत ऋणी कहेंगे। तो कहाँ परिभाषा दी गई है, धारा 2(10) में दी गई है। अब हमारी अगली परिभाषा है विधिक प्रतिनिधि। तो विधिक प्रतिनिधि की परिभाषा समानतः वही है जो तमाम अधिनियमों में दी गई है, तो उस पर थोड़ा सा इसको एक दो बार आप रीडिंग कर लें। अगली परिभाषा हमारी है अंतःकालीन लाभ। ये परिभाषा आपकी धारा 2(12) में दी गई है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है ये। अगर इसको हम समझ लें तो इसको हम मेंस में लिख भी सकते हैं और प्री में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया लाभ क्या कहलाता है, सदोष अंतरकालीन लाभ कहलाता है। ऐसे लाभ का पर जो ब्याज प्राप्त होता है वो भी आपका अंतःकालीन ब्याज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि सदोष कब्जाधारी द्वारा ऐसी संपत्ति में कोई अभिवृद्धि या सुधार किया गया है तो उससे जो लाभ प्राप्त होता है वो अंतःकालीन लाभ की परिभाषा में नहीं आता। तो आज का हमारी ये क्लास मैं समाप्त करना चाहूँगा और मेरी अगले वीडियो भी आएंगे जिनमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट इस तरह से मैं चलाता रहूँगा। ये हमारा सीपीसी पार्ट 1 था। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप इस वीडियो को अपन सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों तक जो इसका लाभ उठा सकते हैं, उनकी जिसका लाभ उठाना उनके लिए फ़ायदेमंद है, उनको भी प्रेषित कर दें। और इसको ताकि हमारी जो ये निःशुल्क योजना चल रही है ला क्लासेस की, ला पढ़ाने की, वो उस अधिक से अधिक विस्तार प्राप्त कर सके। धन्यवाद।